April 1912. The unsinkable sank. Over 1,500 lives lost to the cold, dark sea. This is Titanic's story. अप्रैल 15, 1912 समंदरी तारीख की एक ऐसी जालिम रात जब 1500 लोग 11,000 मीटर गहरे समंदर की नज़र हो गए, जिनमें बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें शामिल थीं। अंधेरी रात, -2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और दूर दूर तक पानी की लहरें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ RMS टाइटैनिक और उसके साथ आने वाले तबाहकुन वाक़या की। 1909 से लेकर 1911 यानी 3 साल के अरसे में तामीर होने वाला ये जहाज़ RMS टाइटैनिक वाइट स्टार लाइन कंपनी से बनाया जाता है और ये उस वक्त का सबसे लग्जरियस जहाज़ माना जाता है। इस जहाज़ की लग्जरी में मौजूद खूबसूरत कमरे, जैम, गर्म पानी का स्विमिंग पूल और मौसीकी के लिए लाइव ऑर्केस्ट्रा मौजूद था। वाइट स्टार लाइन कंपनी और उस वक्त का मीडिया इस जहाज़ को अनसिंकेबल, शिप ऑफ ड्रीम, लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, फ्लोटिंग पैलेस कहना शुरू कर देता है और ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। ये वो लफ्ज़ होते हैं जिन्होंने उस वक्त लोगों की सोच को यकीन में बदल दिया। वाइट स्टार लाइन अपनी शोहरत को बुलंदी पर पाती है तो उन्हें ख्याल आता है क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। कंपनी ऐलान करती है बी रेडी, हम ये जहाज़ लंबे सफ़र के लिए लेके जाएंगे। तय हो जाता है कि टाइटैनिक 10 अप्रैल को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलेगी। अब आपको यहाँ पे ये बात बता दूँ कि आखिर कंपनी को ऐसा लगा क्यों कि ये शिप अनसिंकेबल है। आइए जानते हैं। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। इनका मकसद ये था अगर जहाज़ कहीं किसी जगह से टकरा भी जाए तो एक कंपार्टमेंट पानी को मज़ीद जहाज़ में फैलने से रोक लेगा। इसके अलावा इसकी बॉडी को ख़ास किस्म की धात से बनाया गया था। तो ये जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है। इस जहाज़ में तकरीबन 2200 लोग सवार हो जाते हैं। अप्रैल 11, 12, 13 3 दिन का सफ़र ये जहाज़ बगैर किसी रुकावट के जारी रखता है। अप्रैल 15 अब कहानी में ज़रा ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। सुबह 9 बजे बहरी जहाज़ SS कैरोनिका वार्निंग भेजता है कि मगरिब से आने वाले जहाज़ों ने 42 डिग्री नॉर्थ और 51 डिग्री वेस्ट पे बर्फानी तोदे देखे हैं। दोपहर 1:42 पर एक और जहाज़ SS बाल्टिक वार्निंग भेजता है। Hello, this is SS Baltic. We have passed icebergs. Please be aware of icebergs. Over. शाम 7:30 पर SS कैलिफोर्निया वार्निंग भेजता है। Hello, this is SS California. We have stopped and surrounded by the icebergs. Please be aware of icebergs. Over. और फिर रात को 11 बजे SS कैलिफोर्निया दोबारा एक वार्निंग भेजता है कि हम बर्फ में हैं। जैक फिलिप्स जो कि टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर होते हैं, वो कैलिफोर्निया को रिस्पॉन्ड करते हैं कि चुप रहो, मैं मसरूफ़ हूँ। इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद भी वो अपनी स्पीड कम नहीं करते और ना ही किसी वार्निंग्स पे अमल करते हैं। ये वो वार्निंग्स थी जिन पे अमल करके टाइटैनिक को इस बड़ी तबाही से बचाया जा सकता था, मगर अब की बार बहुत लेट हो चुकी थी। फ्रेडरिक फ्लीट जो कि शिप के क्राउज नेस्ट पर बैठे हुए होते हैं। क्राउज नेस्ट शिप की वो जगह होती है जो शिप के बिल्कुल सामने टॉप पर बनी होती है। यहाँ पर बैठा शख्स शिप से आगे आने वाले ख़तरे को देखता है और नीचे बैठी हुई टीम को आगाह करता है। तो फ्रेडरिक फ्लीट देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग शिप के सामने है। वो फ़ौरन 3 बार वार्निंग बेल बजाते हैं और ब्रिज को कॉल करते हैं। ये कॉल 6th ऑफिसर जेम्स मोडी रिसीव करते हैं। तो फ्लीट चिल्लाकर उन्हें कहते हैं आइसबर्ग अहेड। ड्यूटी पर मौजूद 1st ऑफिसर विलियम शिप को शार्प लेफ्ट में मोड़ने का हुक्म देते हैं, मगर ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ठीक 37 सेकंड के बाद शिप आइसबर्ग से टकरा जाती है। ये आइसबर्ग हल की साइड में बहुत बड़े स्क्रैचेस कर देती है, जिसके नतीजे में 5 वाटर कंपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाते हैं और इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एंड्रयू थॉमसन जो इस टाइटैनिक का डिज़ाइनर होता है, वो जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को मुतला कर देता है कि ये जहाज़ 2 से 3 घंटे में डूब जाएगा। Captain, this ship will sink in 2 hours. कप्तान एडवर्ड स्मिथ टाइटैनिक के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं और वायरलेस ऑपरेटर की तरफ से SOS सिग्नल जारी कर दिया जाता है। 20 लाइफ बोट्स
2200 पैसेंजर। स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत बच्चों और औरतों को लाइफ बोट में भेजना शुरू कर दिया गया। यहाँ पे एक हैरानकुन बात बता दूँ, लोगों में इस कदर ज़्यादा यकीन था कि लोग ये कहकर कि शिप को एक मामूली सा झटका लगा है और ये शिप कभी नहीं डूब सकती, उन्होंने लाइफ बोट्स पर जाने से ही इनकार कर दिया। आधी से ज़्यादा लाइफ बोट्स तो खाली चली जाती हैं। SS स्कॉर्पेथिया जो टाइटैनिक से आने वाली SOS कॉल को रिसीव करता है, टाइटैनिक की तरफ से उन्हें तमाम सिचुएशन से आगाह कर दिया जाता है और SS स्कॉर्पेथिया अपनी डायरेक्शन टाइटैनिक की तरफ मोड़ लेता है, मगर 58 माइल दूरी की वजह से इसे टाइटैनिक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। अगर मैं कहूं कि SS कैलिफोर्निया टाइटैनिक से सिर्फ 10 मील की दूरी पे थी, जी हाँ, वही SS कैलिफोर्निया जिसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया गया था। कहा जाता है कि SS कैलिफोर्निया के वायरलेस ऑपरेटर ने अपना वायरलेस ऑफ कर दिया था। SS कैलिफोर्निया के वायरलेस ऑपरेटर के वायरलेस बंद करने के पीछे बहुत सी अजम्पशंस छुपी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि SS कैलिफोर्निया के वायरलेस ऑपरेटर की ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका था, वो अपनी ड्यूटी के ओवर टाइम में 2 से 3 घंटे लगा चुका था और उसने अपना वायरलेस बंद करके रेस्ट करना चाहा। और दूसरा फैक्टर, SS कैलिफोर्निया की तरफ से भेजे गए वार्निंग्स की कोई अहमियत ना होना था। SS कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक की तरफ से इमरजेंसी में छोड़े गए आग के शोलों को देखा था। स्टैनली लॉर्ड कैलिफोर्निया के कैप्टन ने ये कहते हुए इस बात को रद्द कर दिया कि शायद वहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है। रात 1:30 से लेकर 2:20 तक का दौरानिया बहुत दर्दनाक होता है। 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतार दी जाती है, मगर अब भी 1500 लोग टाइटैनिक पर सवार हैं। टाइटैनिक के अंदर म्यूजिकल बैंड वेल्स हॉटले मुसाफिरों का पैनिक दूर करने के लिए अभी भी म्यूजिक चलाए रखते हैं। 2:18 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाती है। 2:20 पर टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब जाती है। ठीक 4 बजे RMS स्कॉर्पेथिया टाइटैनिक के डूबने वाली जगह पहुंचती है और लाइफ बोट्स पर सवार 706 लोगों को रेस्क्यू करती है। जिंदा बच जाने वाले लोगों का कहना है कि उस वक्त हर तरफ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और टाइटैनिक के डूबते साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया के इदारे इस पर इंक्वायरी करते हैं और मुख्तलिफ इंसानी गलती और इग्नोरेंस को इस वाक़या का ज़िम्मेदार ठहराते हैं।